जी कैफ 8 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 13 हम कवर कर रहे थे। 3 टॉपिक थे। ISA 570 गोइंग कंसर्न पास में हमें 1-2 दफ़ा टेस्ट हुआ है। हाँ, पिछली अटैम्प्ट में टेस्ट हुआ है। एक दफ़ा उसने प्रोसीजर्स पूछे हैं गोइंग कंसर्न के। 1-2 दफ़ा रिपोर्ट के अंदर उसने मटीरियल अनसर्टेनिटी का कुछ ना कुछ लिंक दिया है। ISA 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन अभी पिछली अटैम्प्ट में एग्जामिनर ने टेस्ट किया 8 नंबर के लिए और एग्जामिनर का रूटीन में टेस्ट होने वाला टॉपिक है। ISA 560 पिछली को 3-4 अटैम्प्ट से एग्जामिनर टेस्ट कर रहा है। अभी पिछली अटैम्प्ट में भी एग्जामिनर ने कुछ 14 नंबर के लिए शायद टेस्ट किया, नहीं 15 नंबर के लिए। ठीक हो गया। सो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर चुके थे, टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो आज कवर करके चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद फिर एक चैप्टर 14 रह जाएगा, हमारे 15 रह जाएगा रिव्यू इंगेजमेंट का, वो कवर करके ख़त्म। जी हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन मिलेगा, वेरी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 रिक्वायर्ड 10 मार्क्स के लिए। नहीं, सारे क्वेश्चन कवर करके फिर हम देखेंगे प्रीवियस अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन है वो हम अटेम्प्ट करने के काबिल हैं या नहीं। जी रिक्वायर्ड फॉर 10 मार्क्स फॉर ईच ऑफ द 2 सब्सिक्वेंट इवेंट्स डिस्क्राइब्ड अबव। ऊपर कोई 2 सब्सिक्वेंट इवेंट डिस्क्राइब किए गए हैं, उनसे रिलेटेड based on the information provided explain whether the financial statements require amendment। मीन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपने बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट रिक्वायर है या नहीं है। और जब ये वर्ड आता है दिस मीन कोई एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट की बात हो रही होती है। एंड डिस्क्राइब ऑडिट प्रोसीजर विच शुड नाउ बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंक्लूजन ऑन एनी रिक्वायर्ड अमेंडमेंट। और आपने ऑडिट प्रोसीजर भी बताने, मतलब 3 रिक्वायरमेंट होती हैं। अमेंडमेंट चाहिए नहीं चाहिए, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली आपने देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या कोई चेंज चाहिए नहीं चाहिए, प्रोसीजर और साथ ऑडिट रिपोर्ट की इम्प्लीकेशन पूछी जाती है। हाँ, इस क्वेश्चन में ऑडिट रिपोर्ट की इम्प्लीकेशन नहीं पूछी गई, प्रोसीजर बताने हमने और अमेंडमेंट चाहिए नहीं चाहिए। अमेंडमेंट और ऑडिट रिपोर्ट वाला पार्ट ईजी है। जो औखा पार्ट है, जो स्टूडेंट को क्लास में बैठे हुए बड़ा ईजी लगता है, लेकिन पेपर में लिखते वक्त सबसे औखा पार्ट है ये प्रोसीजर्स लिखना। उस मैटर की वेरिफिकेशन आप कैसे करोगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आइए देखते हैं क्या कहता है। ग्रेन्स फॉर यू कंपनी ग्रेन्स मैन्युफैक्चर ब्रेकफास्ट सीरियल एंड हैज़ 3 फैक्ट्रीज, 4 वेयर हाउसेज एंड 3 डिस्ट्रीब्यूशन डेपो स्प्रेड अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका। तो कंपनी ब्रेकफास्ट सीरियल बनाती है, कोई 3 फैक्ट्रीज हैं, 4 वेयर हाउस हैं और कोई 3 डेपो हैं। द ऑडिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। ऑडिट कंप्लीट हो चुका है। एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट आर ड्यू टू बी साइंड शॉर्टली। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी अप्रूव होनी है, ऑडिट रिपोर्ट साइन होनी है। दिस मीन हम पीरियड 1, 2, 3 कहाँ पे हैं? पीरियड 1 में है, पीरियड 2 में है, पीरियड 3 में है। पीरियड 1 में हम बैलेंस शीट डेट से लेकर ऑडिट रिपोर्ट साइन होने तक का जो पीरियड है। ओके जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 7.9 मिलियन। क्यों? को मटीरियलिटी कैलकुलेशन में करना पड़ेंगी, लेकिन मटीरियलिटी कैलकुलेशन तो वहाँ पे करना पड़ती है जहाँ पे रिपोर्ट की इम्प्लीकेशन बतानी है। तो यहाँ पे क्या ताल्लुक बनता है देखते हैं थोड़ी देर में। द फॉलोइंग इवेंट्स हैव अकर्ड सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड एंड नो अमेंडमेंट्स आर डिस्क्लोजर हैव बीन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन एडजस्टिंग है तो उसकी एडजस्टमेंट नहीं डाली गई, और अगर नॉन एडजस्टिंग है तो उसका डिस्क्लोजर अभी तक नहीं दिया गया। दिस मीन एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हमें आइडेंटिफाई करना होंगे, जिस रिलेटेड अमेंडमेंट्स चाहिए या नहीं चाहिए। एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होते हैं? जिनकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती है। मीन उनसे रिलेटेड कोई अकाउंट बैलेंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो हमें कम ज़्यादा करना है, छिड़ना है, एडजस्टमेंट करनी है। नॉन एडजस्टिंग जिनकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती, मीन उनसे रिलेटेड कोई अकाउंट बैलेंस नहीं है। हाँ, ईयर एंड के बाद वाली इवेंट है, नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाके उनका कोई अकाउंट बैलेंस बनना है। लेकिन अभी चूंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू करने से पहले नॉलेज में आ गया है, तो उसका डिस्क्लोजर देना है उस सूरत में अगर वो सिग्निफिकेंट हैं तो। अब सिग्निफिकेंट के लिए आप मटीरियलिटी भी यूज़ कर सकते हो। ये सिग्निफिकेंट है यानी मैटर, उसके लिए मटीरियलिटी की कैलकुलेशन भी की जा सकती है। तो अकाउंटिंग में सिग्निफिकेंट क्या था? 10% आर मोर ऑफ प्रॉफिट, 10% आर मोर ऑफ रेवेन्यू, 10% आर मोर ऑफ टोटल एसेट्स।
तो यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट दिया गया है शायद ये सिग्निफिकेंट के लिए दिया गया है कि अगर कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डिस्क्लोजर चाहिए तो वो देखने के लिए कोई सिग्निफिकेंट है या नहीं, उसके लिए शायद ये हमें मटीरियलिटी के अमाउंट दी गई। अदरवाइज मटीरियलिटी का ताल्लुक ऑडिट रिपोर्ट के साथ होता है। क्या कहना? सो पहला मैटर क्या है जी, इवेंट 1 फायर, आग लगी है कहाँ पे? किसी के दिल में या किसी बिजनेस में, तो देखना पड़ेगा। ऑन 15 February 2016 व्हाट वाज द ईयर एंड? 31 December 2015। तो 15 February 2016 मीन ईयर एंड के बाद a fire occurred at the largest of the distribution depot। कंपनी का जो एक बड़ा डेपो है उसमें आग लगी है, दिल में नहीं लगी। The fire resulted in extensive damage to 40% of the company's vehicles used for dispatching goods to customers। डिलीवरी व्हीकल्स 40% उससे जल गई हैं, मीन गाड़ियां जल गई हैं। However, there have been no significant delays to customer deliveries, लेकिन उसके बावजूद भी कस्टमर तक डिलीवरीज डिले नहीं हुई, हमने कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट से डिलीवरी देते रहे। The company estimate the level of damage to the vehicle to be in excess of $650,000 और $650,000 का व्हीकल का लॉस हुआ है। Only a minimal level of inventory, approximately 25,000 was damaged और 25,000 की इन्वेंट्री भी डैमेज हुई है। दोनों को अगर मिला लें तो $675,000 का नुकसान हुआ है। क्या कह रहा है? 675 को अगर हम प्रॉफिट है 7.9 उसके पांडे से देखें तो कितने परसेंट बनता है? कितने परसेंट बनता है? 675,000 मीन 0.675 बन जाएगा ये। इसको 7.9 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो कितने परसेंट बनता है? तो अबाउट शायद 8-9% बन रहा है। और मटेरियल है मीन 5% आर मोर और प्रॉफिट है तो मटेरियल है। क्या कहला है? और मटेरियल की बेस पर हम सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं। हाँ, हाउएवर सॉरी, Grains Insurance Company has started to investigate the fire to assess the likelihood and level of payment। पहले तो ये बताओ कि ये जो फायर अकर्ड हुई है ईयर एंड के बाद, क्या ये पोस्ट ईयर एंड एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। और सिग्निफिकेंट है क्यों? इतने % ऑफ प्रॉफिट है तो डिस्क्लोजर रिक्वायर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अमेंडमेंट रिक्वायर है। अमेंडमेंट रिक्वायर है, एक डिस्क्लोजर देना है। Grains Insurance Company has started to investigate the fire to assess the likelihood and level of payment। और शायद कंपनी ने इंश्योरेंस कराई है और इंश्योरेंस रिकवर करने के लिए वो भी लाइकलीहुड देख रहे हैं पेमेंट की कि है या नहीं है, फायर वाकई अकर हुई है या नहीं हुई। However, there are concern the fire was started deliberately। और इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं कि कंपनी ने खुद से आग लगाई है। कुछ बिजनेस ऐसी भी हरकतें करते हैं। आपको पता है ये लाहौर का जो पेस है ये 3 दफ़ा जला है। मतलब पास्ट में हिस्ट्री में देखा जाए 3 दफ़ा इसमें आग लगी और ऐसी आग लगी कि पूरा पूरा सब कुछ जल गया, बचा कभी कुछ नहीं। और इंश्योरेंस हुई होती है, इंसान बच जाते हैं, कभी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, हमेशा सामान ही जलता है। अब ये देखना पड़ेगी, इंश्योरेंस हुई होती है और 3 दफ़ा ये आग से जला है। अब ये तो देखना पड़ेगा कि क्या उसमें पीछे बातें। जी गुलबर्ग में पिछले साल एक बहुत बड़ा कोई नहीं वो छोटा कोई ग्रॉसरी स्टोर था MM आलम की साइड पे, वो भी जला और सब कुछ जल गया और पता चला उसकी भी इंश्योरेंस हुई थी। ये कैसे पता चलता है मालिक को कि मुझे अपने स्टोर की इंश्योरेंस भी करवानी है? और वही क्यों जलता है जिसकी इंश्योरेंस हुई होती है। खैर, इधर इंश्योरेंस कंपनी कह रही थी कि शायद आग डेलिबरेटली लगाई गई है एंड इफ़ ट्रू वुड इनवैलिडेट एनी इंश्योरेंस कवर, तो कोई इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली अब अगर तो डेलिबरेट नहीं लगी फिर इंश्योरेंस कवर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तब हमने पार्ट 1 इसका डिस्कस कर लिया कोई 2 नंबर के लिए कि एडजस्टमेंट चाहिए नहीं चाहिए, और उसमें हमने बता दिया पास्ट ईयर एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट है पर IAS 10
और सिग्निफिकेंट है, क्यों इतने % ऑफ प्रॉफिट है, तो उस सूरत में डिस्क्लोजर चाहिए, मीन अमेंडमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर है। अब आगे इसके ऑडिट प्रोसीजर्स की तरफ। ऑडिट प्रोसीजर मेनली जो मसला है वो किस चीज़ का, एक तो डिस्क्लोजर है या नहीं, और दूसरा इंश्योरेंस कवर का मसला है। क्या ख्याल है? क्यों? अगर इंश्योरेंस कवर नहीं होती तो फिर ये लॉस कमिंग ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपनी ने बेयर करना है, और अगर इंश्योरेंस कवर है तो फिर कंपनी ने ये लॉस नहीं बेयर करना, मेन प्रॉफिट पे फिर इम्पैक्ट नहीं आएगा, और मैनेजमेंट की कोशिश होगी कि प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तब हमें ये देखना है कि इंश्योरेंस कवर है या नहीं है। तो क्या करेंगे, कंपनी की कोई कॉरस्पॉन्डेंस विद इंश्योरेंस कंपनी है तो उसे इंस्पेक्ट करेंगे, देखने के लिए कि लाइकलीहुड ऑफ पेमेंट रिसीव है या नहीं, इंश्योरेंस कवर है या नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्ट कंफर्मेशन भी की जा सकती है। क्या कह रहा है, टू वेरीफाई लाइकलीहुड ऑफ इंश्योरेंस कवर, मीन उनकी बातें हमें बताएंगी कि भाई लाइकलीहुड है या नहीं है, नहीं हमारे पास तो एविडेंस है, इन्होंने खुद आग लगाई है, नहीं हम अभी देख रहे हैं, तो इसकी बेस पर हमें पता चलेगा इंश्योरेंस रिकवर होगी या नहीं होगी। मैनेजमेंट से डिस्कस भी किया जा सकता है रिगार्डिंग द चांसेस ऑफ रिकवरी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी हैं तो कितनी अमाउंट के हैं, 100% हैं, 70% हैं, कितने हैं। क्या ख्याल है? और की बात फायर जहाँ पे अकर हुई है वहाँ पे हम जाके कोई विज़िट करके फिज़िकल इंस्पेक्शन तो नहीं, खैर विज़िट करके वॉच भी कर सकते हैं दैट फायर अकर्ड एंड इन्वेंट्री एंड व्हीकल डैमेज ड्यू टू फायर, जो वहाँ पे पड़ी होंगी व्हीकल्स, ऐसे तो नहीं व्हीकल वहाँ से तो फौरी उठा दी होगी, सड़ी पड़ी होगी वहाँ पे, तो उसे भी हम विज़िट करके वेरीफाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट लेवल का डिसीजन है, बोर्ड मिनट्स को भी रिव्यू किया जा सकता है टू इंश्योर हाउ मैनेजमेंट कंसीडरिंग द इवेंट एंड अकाउंटिंग फॉर इट। रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू वेरीफाई कंप्लीटनेस ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट है या नहीं है। कंपनी ने जो लॉस का एस्टिमेट लगाया कि 25,000 की इन्वेंट्री जली है, ये कहाँ से वेरीफाई करोगे, इन्वेंट्री रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करोगे टू वेरीफाई 25,000 अमाउंट इन्वेंट्री हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। एसेट रजिस्टर को आप इंस्पेक्ट कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए कि एसेट डिस्ट्रॉयड वर्थ 650,000 ही था, क्यों रिकॉर्ड में अगर उससे कम या ज़्यादा था तो फिर तो ये गलत बात है। क्या ख्याल है? तो थोड़ी सी अमाउंट्स को भी वेरीफाई कर लेंगे। तो 4 को प्रोसीजर लिखे जा सकते हैं, 4-5, ये बड़ा औखा काम है। एक लिख लोगे, दूसरे पे सोचोगे को 5 मिनट सोच के लिखोगे और उसके बाद ठुस हाथ रुक जाएगा। क्यों? हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं गए थे। अगर ये क्वेश्चन आज हाथ से प्रैक्टिस करके जाओगे तो जाके 5 नहीं तो 3-4 इजीली लिखे जाएंगे, मिलते जुलते इसी तरह। मतलब एक अप्रोच इससे बेसिकली अटेम्प्ट करने से ना एक अप्रोच डेवलप हो जाएगी कि हमने क्या बातें कैसे करना होती हैं, क्या बोर्ड मिनट्स देखना होते हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखने होते हैं, मैनेजमेंट से डिस्कशन करना होती है, क्या कोई कंफर्मेशन किसी पार्टी से की जा सकती है, कोई कॉरस्पॉन्डेंस उनकी कम्युनिकेशन है वो देखनी है। और क्वेश्चन जब अटैम्प्ट करोगे तो हर क्वेश्चन के अंदर कोई 2-3 बातें सिमिलर ही आ रही होंगी। हाँ, अगर अटैम्प्ट नहीं करोगे तो फिर पेपर में जाके दुनिया नहीं होगी। पेपर में वैसे ही हमारे 5 सेंसेस वर्क नहीं कर रहे होते। दी पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, इवेंट 2 इन्वेंट्री। अब पहला इवेंट क्या रखा, नॉन एडजस्टिंग, तो दूसरा मेरे ख्याल से तो एडजस्टिंग ही होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर की अप्रोच है कि एक एडजस्टिंग एक नॉन एडजस्टिंग। नॉर्मली क्या होता है, पहला एडजस्टिंग दूसरा नॉन एडजस्टिंग। हाँ, इसमें पहला नॉन एडजस्टिंग निकला है तो अब दूसरा एडजस्टिंग होना चाहिए। खैर देखते हैं। ऑन 18 फरवरी ईयर एंड 31 दिसंबर, ईयर एंड के बाद, it was discovered that a large batch of grains new cereal brand Loopy Green Loops held in inventory at the year end was defective. ईयर एंड पे एक इन्वेंट्री लिखी गई है बैलेंस शीट में, वो डिफेक्टिव है। और अगर डिफेक्टिव है तो उसकी अगर कॉस्ट में लिखी गई है तो डिफेक्टिव की NRV क्या होगी, नील या थोड़ी बहुत, तो इन्वेंट्री ओवर वैल्यू होगी। क्या कहना है जी, एज द सीरियल कंटेन्ड टू मच ग्रीन फूड कलरिंग, उसके अंदर कलरिंग टू मच है जो शायद लॉ के अकॉर्डिंगली, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली इतनी नहीं होनी चाहिए, इसलिए डिफेक्टिव है।
टू डेट नो सेल ऑफ दिस न्यू सीरियल हैव बीन मेड, और जो बैलेंस शीट पे इन्वेंट्री लिखी हुई है उसकी अभी तक कोई सेल भी नहीं हुई, मीन सारी की सारी पड़ी है और डिफेक्टिव है। द कॉस्ट ऑफ द डिफेक्टिव बैच ऑफ इन्वेंट्री इज 915,000, और इतनी अमाउंट की इन्वेंट्री है जिसे रीस्टेट करना पड़ेगा। एंड द डिफेक्ट्स कैन नॉट बी करेक्टेड, और डिफेक्ट करेक्ट भी नहीं हो सकता। तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन देखिए तो सारा का सारा लॉस बुक करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? अगर डिफेक्टिव है तो आप बेचोगे तो नहीं है ना, क्यों? आपने कुछ इंडस्ट्री नॉर्म्स, रूल्स, लॉज, रेगुलेशन को भी तो फॉलो करना है, हाइजीनिक लॉज को फॉलो करना है, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ को फॉलो करना है। However, the scrapped cereal can be utilized as a raw material for any alternative cereal brand at a value of 50,000, लेकिन वो कोई 50,000 की अमाउंट में वो एज ए रॉ मटीरियल यूज़ हो सकता है। जिसमें कितना रिकवर हो सकता है इस इन्वेंट्री से? 50,000 आउट ऑफ 915। तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची? 865। अब उसको कंपनी के प्रॉफिट के साथ कंपेयर करें तो मटेरियल अमाउंट है 10% से अबव चलेगी, सिग्निफिकेंट है। पर आईएएस एंड पोस्ट ईयर एंड एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? एडजस्टिंग इवेंट है। कंडीशन एग्जिस्ट करती है बैलेंस शीट डेट पे, क्यों? बैलेंस शीट डेट पे एक इन्वेंट्री लिखी हुई है जिसे आपने 915 की बजाय कितना करना है? 50,000 करके मीन राइट डाउन करना है। सर ईयर एंड के बाद ऑब्सोल्यूट हुई है तो फिर अब वो इन्वेंट्री अगर ईयर एंड के बाद प्रोड्यूस हुई है और वो ऑब्सोलीट हुई है तो वो नॉन एडजस्टिंग नेक्स्ट ईयर का एडजस्टिंग होगा। अब ये क्या उसने कहा कि बैलेंस शीट में एक इन्वेंट्री इतने की लिखी हुई है, अभी तक वो सेल नहीं हुई और वही पता चला डिफेक्टिव है। दिस मीन क्या ये इन्वेंट्री इतनी अमाउंट वाली है? नहीं। दिस मीन ये इन्वेंट्री बैलेंस को हमने एडजस्ट करना है। ईयर एंड के बाद इन्वेंट्री जल गई है तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ठीक है, ये तो बेसिकली वैल्यू गलत लिखी हुई है। ये तो शायद ईयर एंड पे भी इनको पता था कि इसके अंदर ये फूड कलरिंग ज़्यादा है और ये बिकनी नहीं, लेकिन इन्होंने लिख दी। तो इन्वेंट्री को राइट डाउन करना है आपने कितनी अमाउंट से? 865 से। सर डेटर का बैंकरप्ट रीजन भी बताइए किस वजह से हुआ है, वो नॉन एडजस्टिंग नहीं होता? एडजस्टिंग क्योंकि डेटर बैलेंस शीट डेट पे लिखा हुआ है, मीन ये कंपनी ने पैसे रिसीव करने हैं, क्या वो रिसीव होने हैं? तो डेटर बैलेंस को एडजस्ट करना है ना कि रिसीव नहीं होने। फिर भी रिसीव तो नहीं होने। क्या वो रिसीवेबल, वो एसेट आपका है? नहीं है ही नहीं। एसेट तो वो लिखना है ना जो वाकई आपकी पोजेशन में आप ले सकते हो, ले तो नहीं ले सकते। क्या ख्याल है? तो पर आईएएस एंड पोस्ट बैलेंस शीट एडजस्टिंग इवेंट है। आप प्रोसीजर्स की अगर हम बात करें, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करेंगे कि 915 की इन्वेंट्री जो है वो डिफेक्टिव है, इससे ज़्यादा नहीं है। क्या ख्याल है? मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे द अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ मटीरियल as a raw material for other product to verify if it's accurate, मीन उनकी एस्टिमेशन एक्यूरेट है या नहीं, उनकी बातें ठीक हैं या नहीं। बोर्ड लेवल का डिसीजन होगा ये। इन्वेंट्री 10% ऑफ प्रॉफिट सिग्निफिकेंट इन्वेंट्री है, छोटी मोटी बात नहीं है। तो बोर्ड मेंबर्स को रिव्यू किया जा सकता है। हाउ मैनेजमेंट कंसीडरिंग द अकाउंट बैलेंस एंड अकाउंटिंग फॉर इट। क्या कहला है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू किया जा सकता है टू वेरीफाई दैट इन्वेंट्री हैज़ बीन रिटन डाउन टू इट्स स्क्रैप वैल्यू। क्या ख्याल है? 3-4 बातें की जा सकती। जी अब हम आगे पास्ट पेपर में जो लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने इस चैप्टर से क्वेश्चन टेस्ट किए हैं कोई 23 मार्क्स के लिए। 23 मार्क्स के लिए चैप्टर एग्जामिनर ने लास्ट टाइम टेस्ट किया। साथ 14 मार्क्स के लिए उसने चैप्टर 12 टेस्ट किया था। मीन 37 मार्क्स पिछले पेपर में ये 2 चैप्टर थे, 12 और 13। 20 नंबर चैप्टर 3 था। कितने हो गए? 57। 13 नंबर चैप्टर 14 था। कितने हो गए? 70 नंबर। ये 4 चैप्टर थे। 14 एथिक्स, 3 प्लानिंग रिस्क, 12 ऑडिट रिपोर्ट और 13 ये 3 टॉपिक हैं इसके अंदर। चैप्टर 14 का बहुत गंदा सवाल था। हाँ वो जनरल था। हाँ उसमें बेसिकली मेनली सेफगार्ड हमने कुछ पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस, वो लिखने थे उसके अंदर। मीन थ्रेट एक आदि था लेकिन वो सेफगार्ड के मेनली नंबर थे वहाँ पे कि वो आपको लिस्टें छापनी थी सारी की सारी।
जी क्या टेस्ट किया उसने, क्वेश्चन नंबर 6 फॉर 8 मार्क्स स्प्रिंग 2022 का, क्रिटिकली एनालाइज द अबव रिप्रेजेंटेशन गिवन बाय द ऑडिट क्लाइंट। मीन ऑडिट क्लाइंट से हमने कोई रिटर्न प्रेजेंटेशन ईयर एंड पे लेना होती हैं, क्या लेना होती हैं, कुछ कंपल्सरी रिटर्न प्रेजेंटेशन होती हैं कि जितनी भी इमटीरियल मिस स्टेटमेंट हैं आप लिख के साइन कर दो कि वो क्या है, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, लिख के साइन कर दो कि वो मटीरियल नहीं इमटीरियल है, लिख के साइन कर दो कि फ्रॉड जो भी नॉलेज में आया है वो ऑडिटर को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज कर दिया गया, लिख के साइन कर दो कि अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थी तो उनके साथ रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन ऑडिटर के नॉलेज में भी दे दिया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज भी कर दी गई। लिख के साइन कर दो कि अगर कोई पोस्ट ईयर एंड एडजस्टिंग इवेंट था तो वो एडजस्ट कर दिया गया है, नॉन एडजस्टिंग डिस्क्लोज कर दिया गया। लिख के साइन कर दो कि अगर कोई लॉ रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस थी तो ऑडिटर के नॉलेज में भी दे दी गई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज भी कर दी गई। कोई 5-7 हमने लिस्ट पढ़ी थी जो हमने कंपलसरी हर ईयर एंड पे रिटर्न प्रेजेंटेशन लेना होती हैं। तो ये मैडम ने कोई आपको रिटर्न प्रेजेंटेशन दी हैं, आपने इन्हें क्रिटिकली एनालाइज करना है, हमें देखना है ये ठीक है या नहीं है। So your audit client has provided you a draft representation letter. The extract from the representation letter is as follows. In fact देखा जाए तो ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों रिटर्न प्रेजेंटेशन कंपनी की मैनेजमेंट ऑडिटर को देती है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इसकी वर्डिंग ऑडिटर खुद लिखता है, मैनेजमेंट नहीं वर्डिंग लिखती। हम मैनेजमेंट को लिख के देते हैं कि चलो भाई ये साइन करो। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैनेजमेंट ऑडिटर को दे रही है। देखा जाए तो ये कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन गलत है, लेकिन चलो ऑडिटर ने बनाई या मैनेजमेंट ने बनाई, हमने एनालाइज करना है कि ठीक है या नहीं है। ठीक हो गया। सो क्या है जी, नो मैनेजमेंट एम्प्लॉय इज इन्वॉल्व इन एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। मीन कोई फ्रॉड अक्कर नहीं हुआ एम्प्लॉय लेवल पे। अब इसकी जो रिटर्न प्रेजेंटेशन है इस तरह से नहीं मांगी जाती, इसकी रिटर्न प्रेजेंटेशन इस तरह से मांगी जाती है कि नो फ्रॉड हैज़ कम टू नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट रिलेटिंग टू द कंपनी एम्प्लॉयज़ आर मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या एक तरह की एब्सोल्यूट अश्योरेंस दी जा रही है कि कोई फ्रॉड अकर ही नहीं हुआ, जबकि कोई एब्सोल्यूट अश्योरेंस हम नहीं मांगते, हम तो सिर्फ ये लिखवाते हैं कि नो फ्रॉड हैज़ कम टू नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट। अगर कोई था तो वो ऑडिटर के नॉलेज में दे दिया गया। और यहाँ पे एक और चीज़, सिर्फ एम्प्लॉय फ्रॉड की बात की गई है, जबकि फ्रॉड ओवरऑल मैनेजमेंट एम्प्लॉय हर लेवल से रिलेटेड हम जो है वो रिटर्न प्रेजेंटेशन रिक्वायर करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ किसकी बात की गई है, एम्प्लॉय फ्रॉड की बात की गई है। मैनेजमेंट अपने फ्रॉड को एक तो एक्सक्लूड कर गई है और दूसरा एक एब्सोल्यूट अश्योरेंस देगी कि फ्रॉड अकर ही नहीं हुआ, जबकि हमने कोई एब्सोल्यूट अश्योरेंस रिक्वायर नहीं करना होती मैनेजमेंट से। ये औखा पार्ट था, औखा पार्ट था, शायद सीए फाइनल लेवल का ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। दूसरा क्या है, ऑल द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड द आइडेंटिटीज ऑफ दोज रिलेटेड पार्टीज हैव बीन डिस्क्लोज्ड टू यू and these have also been appropriately accounted for and disclosed in accordance with the requirement of IFRS। तब यहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और उनकी आइडेंटिटीज़ दी गई हैं, जबकि हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड पार्टीज एंड ट्रांजैक्शन मेड विद देम, और दो सेपरेट बातें चाहिए होती हैं, हैज़ बीन डिस्क्लोज टू द ऑडिटर एंड डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यहाँ पे शायद सिर्फ ट्रांजैक्शन तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज की गई हैं, लेकिन रिलेशनशिप ना तो आपको बताए गए हैं और ना ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज किए गए हैं, तो ये भी एप्रोप्रिएट वर्डिंग के साथ नहीं है। क्या ख्याल है, क्यों रिलेशनशिप की बात ही नहीं की गई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या डिस्क्लोज है, सिर्फ ट्रांजैक्शन है या साथ रिलेशनशिप भी है, वो खुल के बात ही नहीं की। Number 3, all the uncorrected misstatement identified are immaterial individually and therefore do not need any adjustment। अब जब हम misstatement की बात करते हैं तो हम individually नहीं, in aggregate भी बात करते हैं, individually or in aggregate। और हमने रिटर्न प्रेजेंटेशन लेना होती है कि कोई भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है तो वो इमटीरियल है, मटीरियल नहीं है तो ठीक है बात कर दी गई, लेकिन इंडिविजुअली नहीं, हमें एग्रीगेट की भी रिटर्न प्रेजेंटेशन चाहिए होती है। क्यों, एक चीज़ अगर इंडिविजुअली इमटीरियल है तो इन एग्रीगेट मटीरियल इफेक्ट भी डाल सकती है।
तो इंडिविजुअली नहीं, हमें क्या चाहिए होती है, इन एग्रीगेट चाहिए होती है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन औखा क्वेश्चन था। एरर बता रहे थे हमने। एरर बताने थे, मैंने बताना था कि रिप्रेजेंटेशन ठीक है या नहीं है। तो सिर्फ एम्प्लॉय लेवल की बात की जाए, जबकि ओवरऑल कंपनी की बात करना होती है, और बात क्या करना होती है कि फ्रॉड कोई नॉलेज में नहीं आया, रादर देन एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना। हाँ, इसमें रिलेशनशिप नहीं बताया गया, और इसमें इंडिविजुअली की बात की गई है, एग्रीगेट की बात नहीं की गई। मीन एग्ज़ाम पेपर के अंदर स्टूडेंट के लिए शायद इस लेवल पे ये औखा क्वेश्चन था। मीन एक आध क्वेश्चन इस तरह से एग्जामिनर देते हैं, मीन पूरा 100 मार्क्स का पेपर आपको कि देखा हुआ ही सारा आएगा, ऐसे नहीं होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 था 15 मार्क्स के लिए सब्सिक्वेंट इवेंट का। करना कि आपको फॉर ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशन डिस्कस फ्रॉम द ऑडिट प्रोस्पेक्टिव द इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई अमेंडमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, क्या इम्पैक्ट आएगा, कोई मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर विच में बी परफॉर्म्ड बाय द ऑडिट टीम, और ऑडिट प्रोसीजर बताने हैं। रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन आर नॉट रिक्वायर्ड, उसने बोल दिया भाई, जो अभी हमने ग्रेन्स वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही मसला डिस्कस करना है और साथ ऑडिट रिपोर्ट पे इम्पैक्ट बताना है। वहाँ पे 5-5 नंबर के लिए था, यहाँ पे 7 और 8 नंबर के लिए। You are the audit manager in a firm of chartered accountants. Following independent matters for the year ended 31st December 2021 are presently under your consideration. Part A for 7 marks. Quality Food Limited has been facing liquidity issues and is heavily reliant on a bank overdraft, which was due for renewal on 15 February 2022. Going concern matter है, चेक करें। कैश फ्लो इश्यूज़ हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट पे कंपनी ने चलना है अगर अप्रूव होता है तो। मैनेजमेंट हैज़ इन्फॉर्म्ड यू दैट निगोशिएशन विद द बैंक आर अंडर वे। अप्रूवल नहीं हुई, अभी निगोशिएशन चल रहे हैं। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट विल बी रिन्यूड इन नेक्स्ट फ्यू डेज। तो देखा जाए तो शायद कंपनी को लिक्विडिटी इश्यूज़, कैश फ्लो इश्यूज़ फेस करना पड़ रहे हैं, और अगर तो कंपनी गोइंग कंसर्न है लेकिन कैश फ्लो इशू है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर पर IAS 1 डिस्क्लोजर चाहिए, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न नहीं, वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर है। मटेरियल अनसर्टेनिटी मीन कैश फ्लो इशू का डिस्क्लोजर चाहिए। और अगर ये बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी रिन्यू नहीं होती तो फिर शायद कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, तो उस सूरत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस बेसिस पे चाहिए, ब्रेकअप बेसिस पे चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट इम्प्लीकेशन नहीं बात करनी, वो जो मैन में रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी थी गोइंग कंसर्न की, सिर्फ वो बात करनी। ब्रेकअप बेसिस में क्या करंट एसेट्स शो करें? ब्रेकअप बेसिस का मतलब क्या है, सारे के सारे नॉन करंट एसेट्स को करंट शो करना है। क्यों, अब कंपनी 1 साल चलनी नहीं तो एसेट भी 1 साल से ज़्यादा नहीं ना चलें, सारी की सारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को भी शॉर्ट टर्म शो करना है। अगर लोन मिल गया फिर क्या करेंगे? लोन मिल गया तो फिर कंपनी गोइंग कंसर्न तो शायद होगी, लेकिन कैश फ्लो इशू तो है, फिर उसका सिर्फ डिस्क्लोजर देना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनेंगी, नॉर्मल बनेंगी, हाँ कैश फ्लो इशू है उसका डिस्क्लोजर देना है। ये 2 बातें करनी है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, आपको अमेंडमेंट क्या चाहिए। अब ऑडिट प्रोसीजर की बात करें, क्या करेंगे, बैंक से पहले तो कंफर्मेशन करेंगे रिगार्डिंग द चांसेस ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप्रूवल क्या है। मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द लाइकलीहुड ऑफ अप्रूवल ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ फंड्स इफ़ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज़ नॉट रिन्यूड। क्यों, अगर है तो फिर शायद कंपनी गोइंग कंसर्न है, सिर्फ कैश फ्लो का डिस्क्लोजर चाहिए, और अगर अल्टरनेटिव फंड्स भी नहीं है तो फिर तो कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, फिर तो ब्रेकअप बेसिस वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट चलनी चाहिए। क्या कह रहा है, और कोई चीज़? सर कैश फ्लो का कैसे इशू, जब बैंक से पैसे मिलेंगे तो कैश ही मिलेगा ना बैंक से? कंपनी ओवरड्राफ्ट पे क्यों जाती है, ओवरड्राफ्ट मतलब उधार पे आप क्यों जाते हो जब आपके पास कैश शॉर्टेज होती है। तो कैश फ्लो इशू का मतलब क्या है, कैश शॉर्टेज है, शायद नोटों की कमी। वही नोटों की कमी मतलब कैश शॉर्टेज है। कैश फ्लो इशू का मतलब क्या है, नोटों की कमी, पैसे नहीं है, खर्चे आप पूरे नहीं कर पा रहे, इसलिए आप बैंक ओवरड्राफ्ट उधार पे चल रहे हो। हाँ, कैश एंड प्रॉफिट प्रोजेक्शन फॉर नेक्स्ट फोर्सिबल फ्यूचर भी देख लेंगे। बोर्ड मिनट्स को भी रिव्यू किया जा सकता है। क्या करा, टू वेरीफाई हाउ मैनेजमेंट कंसीडरिंग द इवेंट एंड अकाउंटिंग फॉर इट टू सी इफ रीजनेबल। ये कोई 3-4 प्रोसीजर लिख देंगे और ऊपर हम कोई 2-3 नंबर के लिए गोइंग कंसर्न की 2 बातें कर देंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होनी चाहिए किस सिचुएशन में।
क्यों, कैश फ्लो इशू तो है, और अगर कंपनी गोइंग कंसर्न इशू है तो कैश फ्लो इशू का डिस्क्लोजर आना चाहिए सिर्फ। और अगर कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, कब, जब बैंक ओवरड्राफ्ट अप्रूव नहीं होता, तो उस समय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अल्टरनेटिव आई ब्रेकअप बेसिस पे प्रिपेयर होनी चाहिए। चलें दूसरे इशू में। हाँ, ये गोइंग कंसर्न उसने 7 नंबर के लिए टेस्ट किया और हाईली एक्सपेक्टेड था, लास्ट टाइम उसने टेस्ट करना था। अब देखें इस चैप्टर के तीनों टॉपिक उसने टेस्ट किए। रिटन प्रेजेंटेशन भी टेस्ट कर लिया उसने 8 नंबर के लिए, गोइंग कंसर्न भी 7 नंबर के लिए टेस्ट कर लिया, और इधर सब्सिक्वेंट इवेंट भी उसने 8 नंबर के लिए टेस्ट कर लिया। उसने कहा छोड़ो कोई टॉपिक इस चैप्टर का, मैं बताता हूँ। एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल हो सकता है। अदरवाइज 15 से 18 नंबर चैप्टर 12, 13 को मिला के हैं ही हैं, 37 नहीं तो 15 से 18 नंबर तो हैं ही हैं, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के अब क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकता, वो सेपरेट ग्रिड बन गई है इसकी। और रिस्क का क्वेश्चन अब वो छोड़ नहीं सकता, सेपरेट ग्रिड बन गई है इसकी। और ये 2 टेक्निकल एरियाज़ हैं पूरे ऑडिट में, यही 2 टेक्निकल एरियाज़ हैं, एक ऑडिट रिपोर्ट और एक ऑडिट रिस्क, जिसकी प्रैक्टिस के बिना क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट हो सकता, और यहाँ पे टेक्निकल वर्डिंग भी चाहिए। जी, पार्ट बी क्या है? ड्यूरिंग द ईयर डेल्टा लिमिटेड DL हैज रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल एसेट ऑफ ₹55 million इन रिस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर विच DL एक्सपेक्ट टू मार्केट इन द फ्यूचर। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट का हमने क्राइटेरिया पढ़ा था, कैपिटलाइज होगी अगर कुछ क्राइटेरिया मीट करेगी। क्राइटेरिया क्या थी? कमर्शियल वायबिलिटी होनी चाहिए, मीन मार्केट के अंदर इसकी कोई सेल होनी चाहिए, फ्यूचर में कोई ना कोई डिमांड होनी चाहिए। टेक्निकल फिजिबल होनी चाहिए, मीन आपके पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए कि आप ये चीज़ वाकई ही रियलिस्टिकली बना सकते हो। इंटेंशन टू यूज़ कंप्लीट आर सेल भी होनी चाहिए, और सिर्फ इंटेंशन नहीं, एबिलिटी भी होनी चाहिए, मीन आपके पास रिसोर्सेज भी होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, अमाउंट भी रिलायबली मेजर होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन मीट नहीं कर रही तो उस में डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं, क्या होनी चाहिए? एक्सपेंस आउट। अब यहाँ पे कंपनी ने 55 मिलियन की एक डेवलपमेंट कॉस्ट इंटेंजिबल एसेट कैपिटलाइज किया हुआ है, जिसको कंपनी ने फ्यूचर में मार्केट करके कोई पैसा कमाना है। द मार्केट रिसर्च कंडक्टेड बाय DL इंडिकेटेड अ प्रॉमिसिंग डिमांड फॉर सच सॉफ्टवेयर, और कंपनी की रिसर्च ये कहती है कि कमर्शियल वायबिलिटी अच्छी है। इन नवंबर 2021, व्हाट वाज द ईयर एंड? 31 दिसंबर, ईयर एंड से पहले। इन नवंबर 2021, वन ऑफ DL's competitors successfully launched a similar software with the help of a high foreign investment. एक कंपैक्टर ऑलरेडी एक ऐसा सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च कर चुका है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ, और बाहर लोगों के पास बड़ा पैसा है। It has helped them to capture a large market share in a short span of time, और उन्होंने सारी की सारी मार्केट तकरीबन कैप्चर कर ली हुई है। तो क्या आपकी ये जो डेवलपमेंट कॉस्ट है इसकी कमर्शियल वायबिलिटी है? आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट की कमर्शियल वायबिलिटी है? नहीं। कंपैटर की वजह से, अगर कंपैटर ने मार्केट सारी कैप्चर कर लिया और ऐसा ही सॉफ्टवेयर ऐसी प्रोडक्ट दे के कर ली, तो आपकी प्रोडक्ट को क्या कोई मुँह लगाएगा? नहीं। तो कमर्शियल वायबिलिटी इफेक्ट होगी, तो उसकी बेस पर कर ये कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट कर रही है? नहीं। DL's ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 250 मिलियन, और 55 को 250 से कंपेयर करें तो अमाउंट भी क्या है? मटीरियल है। क्या कह रहा है? सिग्निफिकेंट है। क्या होना चाहिए? हमें इस डेवलपमेंट कॉस्ट को जो है वो राइट डाउन करना चाहिए, या अगर लिखनी भी है कोई कमर्शियल लायबिलिटी थोड़ी बहुत है तो शायद इम्पेयरमेंट रिक्वायर होगी। क्यों? रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग वैल्यू से अब क्या हो चुकी होगी? हायर हो चुकी है कि लोअर हो चुकी? लोअर हो चुकी है। क्या कह रहा है? तो ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट बता दिया आपने। पर IAS 38 ये डेवलपमेंट कॉस्ट का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही, और पर IAS 36 रिक्वायर है अगर आपने रिटर्न आउट नहीं करना तो। अब ऑडिट प्रोसीजर की तरफ बात आए, डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से रिगार्डिंग द चांसेस ऑफ फ्यूचर सेल रिलेटिंग टू दिस एसेट टू सी इफ रीजनेबल है या नहीं। मार्केट रिसर्च या मार्केट इंफॉर्मेशन हम भी ले सकते हैं,
ऑब्टेन इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मार्केट रिगार्डिंग द चांसेस ऑफ सेल ड्यू टू दिस सॉफ्टवेयर, हैं या नहीं है, कितनी को मार्केट कैप्चर कर लिया कंपैटर ने, क्या क्या कस्टमर है मार्केट में, कितने को टोटल अवेलेबल है, कितने को वो ले चुका है, तो इसकी हम भी मार्केट इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। 55 मिलियन की कॉस्ट है, ये वेरीफाई करने के लिए कुछ रिकॉर्ड्स भी देखेंगे। बजट कॉपी ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट को इंस्पेक्ट करेंगे टू वेरीफाई 55 मिलियन कॉस्ट कैपिटलाइज्ड। कोई एक्सपर्ट ओपिनियन ली जा सकती, हाँ, रिगार्डिंग द चांस लाइकलीहुड ऑफ सेल इन फ्यूचर ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, हैं या नहीं है, क्या कहला को मार्केट से कोई एक्सपर्ट हमें बताएगा। तो 3-4 बातें की जा सकती। ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 38 उसने पूछ लिया, और गोइंग सन में IAS 1 गोइंग सन का स्टैंडर्ड उसने पूछ लिया, लेकिन उसने नीचे कहा ऑडिट रिपोर्ट पे इम्पैक्ट नहीं बताना। क्या कह रहा, अब ये क्वेश्चन हाथ से अटैम्प्ट करना पड़ेंगे, वरना पेपर में चैप्टर 12-13 का क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होगा। चैप्टर 3 के क्वेश्चन हाथ से अटैम्प्ट करना पड़ेंगे, वरना पेपर में चैप्टर 3 का क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होगा। चैप्टर 14 एथिक्स के क्वेश्चन हाथ से अटैम्प्ट करना पड़ेंगे, स्पेशली प्रीवियस अटैम्प्ट का क्वेश्चन, वरना वो भी अटैम्प्ट नहीं होगा। सर एथिक्स कंपनी के साथ रिप्लेस हो सकता है, कंपनी एक्ट के साथ रिप्लेस नहीं हो सकता, कंबाइन आ सकता है क्वेश्चन, या दोनों आ सकते हैं। एथिक्स को छोड़ के पेपर बनाना बेवकूफ़ी होगी इसकी, नहीं हो सकता। कंबाइन आ सकता है, 2 पार्ट्स आ सकते हैं, या दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, कंपनी एक्ट भी और वो भी। लास्ट टाइम शायद कंपनी एक्ट का क्वेश्चन नहीं था, लास्ट टाइम कंपनी एक्ट का क्वेश्चन नहीं था। इस दफ़ा चांसेस हैं 5-6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और यही 3-4 टेक्निकल एरियाज़ हैं। क्या कह रहा, भाग जाओ, कल मिलते हैं।